सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 3 दिन लगातार महत्वपूर्ण सुनवाई बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट में चली और जैसा कि हमने बताया था कि पूर्व में ही मैंने जितने भी आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे, स्वयं के विचार शेयर किए थे, लगभग पूरी सुनवाई उनके इर्द गिर्द ही रही और वही बिंदु महत्वपूर्ण भी रहे। तो क्योंकि मैंने आपको बार बार एक चीज़ कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन बेस्ड रहा और बहुत सारे लोगों का, यानी कि उत्तराखंड के बहुत सारे जो एनआईओएस डीएलएड वाले थे वो भी मेरे विपक्ष में अनाप शनाप कमेंट मुझे लिखते थे। लोगों ने यानी कि मुझे देखना तक छोड़ दिया था कि कई लोग जो होते हैं कि उन्होंने कहा कि ये गलत बयानबाजी करते हैं, 10 जनवरी को आपका हिसाब किताब बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देश की न्यायपालिका में आज भी लोगों का भरोसा है, क्योंकि जो साथी जो है कि अभी यंग हैं, यानी कि कम एज के हैं, वो एक्साइटमेंट में जवाब दे रहे थे। लेकिन देखिए, न्यायपालिका सबके हित की बारे में सोचती है, सबके हितों की बात करती है, सबके हितों की रक्षा करती है कि किसी की गलती का खामियाजा बच्चों को क्यों भुगतना है। ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपने देखा कि बंगाल में 60,000 लगभग बीएड शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल चुकी है। इसके अलावा जो है कि पंजाब में भी आपने देखा कि पंजाब के मामले में बंगाल और पंजाब ने ही कुल मिलाकर के जो तर्क यहाँ पर बीएड वालों ने सुप्रीम कोर्ट में रखे, तो वो कहीं न कहीं जो है कि बीएड वालों के लिए एक तरफा सकारात्मक रहा। यानी कि बहुत टाइम जो है कि हमने देखा कि लगातार 2 दिन सुनवाई में बीएसटीसी हावी रहा, बीटीसी हावी रहा, तो कहीं हम भी सोच रहे थे कि मामला हाथ से निकल नहीं जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर के 2 दिन अगर देखा जाए तो बीटीसी 51 और बीएड 49 मामले में ही अटका रहा। तो आज जो कल की जो सुनवाई हुई, थोड़ा सा उसमें आज मैं डिटेल से तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपडेट दे देता हूँ कि बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि पंजाब ने क्या तर्क रखा और जो है कि बंगाल ने क्या तर्क रखा बीएड के पक्ष में। तो यही लोगों की जानने की मंशा भी है। जैसा कि आपने देखा कि आर्गूमेंट एक तरफ से सेंट्रलाइज्ड था कि राज्य वर्सेस केंद्र सरकार, तो कुल मिलाकर के बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के ही वहाँ पर सवाल किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और बीएड को ही घेरा जा रहा था, एनसीटी को घेरा जा रहा था कि एनसीटी कैसे इसको अधिकार दे सकती है कि, और एनसीटी का जो गजट 2018 है वो वैध है या नहीं है, तो ब्रिज कोर्स क्यों करना, जब इस तरीके के तमाम तरीके के आर्गूमेंट वहाँ पर हो रहे थे। बीटीसी की तरफ से आर्गूमेंट जो किया था कि क्या सेंट्रल एकेडमी जो है कि राज्य के अंदर शिक्षकों की योग्यता तय कर सकती है, या क्या सेंट्रल एकेडमी जो है कि एनसीटी के अंदर शिक्षकों की जो भी मानदंड है उनको तय कर सकता है या उनको अधिकार दे सकता है, जबकि राज्य सरकार ही शिक्षकों की नियुक्ति करती है, राज्य सरकार ही वेतन देती है। तो रेफरेंस में केबीएस की भी जो बात आई थी कि केबीएस एक सेंट्रल एजेंसी है, उसमें वह मतलब रेगुलेशन दे सकता है, सेंट्रल को रेगुलेशन दे सकता है, और उसमें कि ये अब देखिए केबीएस की जो बात आई थी, केबीएस का बड़ा मामला आया था कि केबीएस के लिए ही ये मैटर था, तो केबीएस जो है कि अपना पक्ष सेंट्रल को दे सकता है, यानी कि सेंट्रल एजेंसी है केबीएस भी, तो वो जो है कि एनसीटी के पास या केंद्र सरकार के पास अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन अगर एनसीटी ने उसको रिकमेंडेशन दे दिया या कंसीडर कर लिया या जो है कि अमेंडमेंट ला गई है, तो क्या वो राज्य के अंदर भी लागू होगा या इंटरवेन करेगा। तो इस तरीके की जो बात बीटीसी के वकीलों ने रखा था कि अगर जो राज्य के संस्थानों की जो संरचना है तो उसका महत्व क्या होगा, अर्थात जो राज्य के अंदर डीएलएड या डाइट सेंटर हैं तो उनका महत्व क्या रह जाएगा, उनका संरचना क्या रह जाएगा। बंगाल के बीटीसी के एडवोकेट ने कहा, उन्होंने ब्रिज कोर्स का मामला उठाया कि आपने देखे ब्रिज कोर्स 2 साल बाद, यानी कि जो है कि 2 साल बाद टीचर बनने के 2 साल बाद ब्रिज कोर्स करना है, यानी कि कुल मिलाकर के एनसीटी ने तो बीएड को पहले ही जो है कि इसको अंदर कर दिया है, तो यानी कि 2016 में ही इसको अंदर कर दिया है। तो
अब देखिए तो आप फिर उसमें ब्रिज कोर्स क्यों कराना है इस तरीके का जो, क्योंकि बंगाल ने कहा कि बंगाल के पास पर्याप्त मात्रा में डीएलएड हैं, तो हम बीएड को क्यों लेंगे, बीएड शिक्षकों को क्यों लेंगे। तो ब्रिज कोर्स का जो लगातार मामला उठ रहा था, तो बंगाल के लिए एक अच्छी चीज ये थी क्योंकि बंगाल में शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, जिसमें एनसीटी के यानी कि वो जो भर्ती एनसीटी का नोटिफिकेशन 2018 के अनुसार ही हुआ। तो बंगाल के बीएड के वकील ने कहा कि एनसीटी ने जो भी हमें रेगुलेशन दिया, नोटिफिकेशन दिया, हमने जो है कि उसके अनुसार एनसीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही नियुक्तियां दे दी हैं। तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि डोंट वेरी, हम जो है कि आपके यहाँ बंगाल में जो है कि बीएड को कंसीडर करेंगे। क्योंकि आपको बता देता हूँ, बंगाल के अंदर लगभग 60,000 शिक्षक नियुक्ति पा चुके थे और वो जो है कि एनसीटी के गजट 2018 के ही अनुसार थी। तो ये जब कोर्ट ने कह दिया कि हम जो है कि बंगाल में बीएड को कंसीडर करेंगे, तो तमाम तर्क वितर्कों के बाद जो है कि पंजाब के बीएड के वकील ने भी कहा हमारे यहाँ बीटीसी जैसा कोई भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं होता है, हमारे यहाँ तो बीएड पहले से ही प्राथमिक में अलाउ है और जो है कि बीएड को पहले से प्राथमिक में एलिजिबिलिटी दी है। हम कंपटीशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस लेते हैं, यानी कि हम जो पंजाब में जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के माध्यम से ही हम जो है कि प्राथमिक में सिलेक्शन लेते हैं। वहाँ भी बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबिलिटी दी जानी चाहिए और कोर्ट ने कहा कि हम एग्री करते हैं और पंजाब में भी कंसिडर करेंगे। तो आज बीटीसी ने जो है कि कुल मिलाकर के जो बीटीसी के एडवोकेट ने है एनसीटी ही को टारगेट किया था। उन्होंने कहा राज्य नियुक्ति देता है, राज्य वेतन देता है, राज्य प्रशिक्षण कराता है, तो हमारे यहाँ तो डीएलएड पर्याप्त हैं, डीएलएड की कोई कमी नहीं है। हमारे ऊपर जो भी एनसीटी ने रेगुलेशन दिया है तो कुछ राज्यों के लिए दिया है, तो हमारे यहाँ एनसीटी ने अपना नियम थोपा है। लेकिन फाइनल टाइम में जो है कि पटवालिया जी ने बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन लिया। कुल मिलाकर के जो बीटीसी के एडवोकेट ने कहा, तो पटवालिया जी ने बड़ा रिफ्लेक्शन किया। उन्होंने कहा ठीक है कि बीएड को जो है एनसीटी ने अलाउ किया है, तो अब देखिए 2018 में एनसीटी की गलती से ही नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपने उस नोटिफिकेशन उस नियम का विरोध तब करना चाहिए था जब वो आ गया था, कि कुल मिलाकर के उस नियम का, अब जब नियुक्ति प्रोसेसिंग हो रही है, नियुक्ति प्रक्रिया आवेदन आ गए हैं, तब आप विरोध कर रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमाम बार जो है कि नोटिफिकेशन दिया होगा, बार बार जो है कि उसके कई कमेटियां बैठी होंगी, राज्यों को जो है कि उसके बारे में बताया होगा, राज्य सरकार से जो है कि उनके विचार लिए होंगे, सचिवों के साथ बैठक हुई होगी, उसके बाद ही तो एनसीटी ने ये गजट दिया होगा। तमाम जो अनुशंसाएं हैं, कई चीज़ें जो तमाम अनुमोदन हुए होंगे 2-3 महीने में जो है कि, उसके बाद जो है कि मई में जो है कि उसको करा है, मई 30 लगभग मई में उसकी बैठकें हुई, तो उसके बाद अगर एनसीटी ये वैध है या अवैध है या मान्य है या अमान्य है, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि एनसीटी ने कई कमेटियां बनाई। मान लिया जाए एक मंत्री ने जो है कि एनसीटी को लिख दिया है, हम मानते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के बीएड ने जो है कि एक मंत्री को, यानी कि राजस्थान में जो है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये कुल मामला ऐसा लग रहा था कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को आपको मिलेगा, यानी कि एक मंत्री ने, जो मंत्री है उसने जो है कि एमएचआरडी को लिखा। एमएचआरडी को भी तो एक केंद्रीकृत संस्था है, एमएचआरडी केंद्रीकृत संस्था है, उसने जो है कि जो अधिकृत बॉडी है, यानी कि एनसीटी जो है कि ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि उसकी मेन सुप्रीम बॉडी है, उसको लिखा। तो उसके बाद जो है कि तमाम नियमों के बाद ही तो ये चेंजेस लाए गए हैं। तो ये चेंजेस लाने के बाद लाखों बच्चों ने, करोड़ों बच्चों ने बीएड करा है। तो यानी कि अगर एनसीटी ने नोटिफिकेशन दिया है तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगतेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बीटीसी वाले भी तो प्रमोट हो करके बीएड के पदों, बीएड प्रशिक्षितों के पदों पर जाते हैं।
तो ये कोई मैटर नहीं बन रहा है। यानी कि ऊपर के लेवल में बीएड वाले भी तो जाते हैं, बीटीसी जो बीटीसी प्रमोट होकर के बीएड वाले पदों पर जाते हैं, इनकी बीटीसी भी प्रमोट होकर के उन पदों में जाता है, तो उनको तो ब्रिज कोर्स नहीं करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जब एनसीटी को केंद्रीकृत संस्था बना है तो उसके भी अपने अधिकार होंगे और वो अपने अधिकारों को बना सकता है। ये जो है कि पटवालिया जी ने बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन दिया है। पटवालिया सर की तरफ से कहा गया कि केंद्र ने एनसीटी को अगर कहा, एनसीटी के पास जिम्मेदारी है, एनसीटी को जिम्मेदारी है, तो ये जो नोटिफिकेशन बना तो ये मामला तब उठाना चाहिए जब ये नियम बनाया गया। अगर अब इस नियम का विरोध हो रहा है तो ये कहीं से कहीं तक औचित्य नहीं बनता है। मान लिया जाए एक पल के लिए एनसीटी की गलती भी होती तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भोगेंगे, क्यों भुगतना बच्चों ने। तो एनसीटी का जो पक्ष था वो काफ़ी अच्छा और मामला जो है लंबे समय तक चलता रहा। कुल मिलाकर के पटवालिया जी ने जो नियम को एक तरीके से डिफेंड किया तो बहुत अच्छी तरीके से एनसीटी और एमएचआरडी दोनों को ही उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया हुआ है कि जो विपक्षी एडवोकेट हैं वो भी सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इन्होंने मामले को पलट दिया है। तो लोग जो हैं कि पटवालिया जी को देखते रह गए। तो साथियों जो डिटेल थी मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मान लिया जाए, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने एनसीटी को जिम्मेदारी दे रखी है तो वो जो है राज्य में भी नियम लागू कर सकते, क्योंकि जो मामला उठ रहा था 12A के तहत और जो है कि 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के गजट में भी जो मामले उठ रहे थे और आरटी की धारा 23 कॉज फर्स्ट में और 23 कॉज सेकंड में भी जो मामले उठे थे, उन सभी मामलों को मैंने बड़े ध्यान से देखा। उसके अलावा जो है कि सेक्शन 111 को भी बड़े अच्छे से देखा, सेक्शन 29 को भी मैंने बड़े अच्छे से देखा। तो इन सभी सेक्शनों को देखने के बावजूद ही मैं कई बार आप लोगों को बता चुका था कि निश्चित रूप से ये जो मामला है ये बीटीसी भी बाहर नहीं होगा, बीएड भी बाहर नहीं होगा, दोनों पक्षों में आएगा। पटवालिया जी ने जितने भी जो वैकेंट सीटें रही हुई हैं डीएलएड के, उनके भी डाटा पेश किए कोर्ट में और कोर्ट ने एग्री भी करे। तो उन्होंने कहा कि क्यों बीएड को बाहर रखना, कि जितने पिछले साल जब राजस्थान में 2018 में डीएलएड की कितनी सीटें खाली रही उसका भी मामला, और 19 राज्यों का उन्होंने डाटा पेश किया है कि जहां बीएड को अलाउ किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो सकारात्मक रहा, कि मैं बार बार कह रहा था कि जो बीटीसी वाले साथी हैं, जो डीएलएड वाले साथी हैं, वो मेरा विरोध करते थे, लेकिन मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं जो तर्कों के आधार पर बातों को रख रहा था और तर्क के आधार पर ही मैंने जो है कि यहाँ तक कि जो हमारे उत्तराखंड के साथी हैं तो उन्होंने मेरे को ताऊ जी भी कहना शुरू कर दिया था। ताऊ ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ऐसी लैंग्वेज का, आज मैं जो है कि ये कुल मिलाकर के अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भी जो डीएलएड प्रशिक्षित थे इतने आक्रोशित थे मेरे लिए कि मैं जब तर्कों की बात करता था तो उन्होंने अनाप शनाप तरीके से मुझे गालियां देने की, कई ताऊ जी कहते थे, कई कहते थे सटिया गया बुढ़ा, कई किसी तरीके के कि बुढ़े ने भांग पी ली, बुढ़े ने दारू पी ली, इस तरीके की बातें जो है कि मेरे को सुनने को मिली। क्योंकि फिर भी मैं अपने में अडिग रहा और अपनी बातों को रखते रहा, क्योंकि जो बहुत सारे साथी जानना चाहते थे कि आखिर इस मामले में होगा क्या करके। क्योंकि बहुत सारे साथियों ने कल भी मुझे सकारात्मक जो कमेंट दिए हैं कि सर आप बिल्कुल पक्ष को बिल्कुल सही तरीके से रखते हैं और सही तरीके की बात आप कहते हैं। हो सकता है मैं तेज बोलता हूं, बहुत सारे लोगों की समझ में मेरी बातें नहीं आ सकती हों, या मैं अच्छी तरह से चैनल के माध्यम से बोल नहीं पाता हूँगा, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब रहता आमने सामने से। क्योंकि एक साधारण सी बातों को मैं आपको अपने मोबाइल के कैमरे की मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाता हूं, कि जैसे देवेश जी पहुंचा रहे थे, राहुल नामदेव जी पहुंचा रहे थे,
और यूपी से जो है कि सौरभ जी पहुंचा रहे थे। तो आज लोगों की मुझे सराहना मिली कि सर जो बात आप कहते हैं, क्योंकि 10 तारीख को जब बीएड वर्सेस बीएसटीसी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी तो मैंने पक्ष रख दिए थे, क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर दी थी। तो इन सभी तर्कों को रखते हुए भी उससे पहले जो है कि मेरे उत्तराखंड के, मेरे राज्य के लोग जो मेरे अपने छोटे भाई हैं, हो सकता है कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, उन लोगों ने भी मुझे गाली देना शुरू कर दिया था। तो आप देखिए, मैंने उनको बार बार कहा कि इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग आपकी बातों को देखते हैं, हम राज्य के अंदर ऐसे लड़ेंगे तो हमारी क्या छवि रह जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने सब कुछ जो डिसीजन है वो न्यायपालिका पर छोड़ा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा हुआ है कि नतीजा जो भी होगा वो हमको स्वीकार्य होगा। लेकिन हम जो है कि एक दूसरे पर इस तरीके की टिप्पणियां ना करें, भद्दी टिप्पणियां ना करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि आपने जो देखा, जिन पॉइंटों को मैंने रखा, सुनवाई उनके इर्द गिर्द ही रही। तो आपने देखिए, आपने अपना मुंह खराब किया, चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी बातें पहुंची, तो ये गलत है। क्योंकि आज मुझे भी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है, सच्ची बात अगर रखता है तो सच जो है कि मैं बार बार कहता था कि कड़वा होता है। कि क्योंकि आपने देखा कि अभी रवीश कुमार जी ने, देखिए इतनी सच्ची पत्रकारिता करते थे रवीश कुमार जी, तो उनको अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। तो रवीश कुमार जी को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वो जो नेशनल मीडिया में थे, इंटरनेशनल मीडिया में थे, तो वो सही तर्कों को उठाते थे, सही तर्क की बातें वो रखते थे। तो बाद में जो है कि क्योंकि कुछ चाटुकारिता होती है पत्रकारिता के अंदर, कुछ चाटुकार लोग होते हैं, उनको उनकी बात चुभती थी। तो क्यों चुभती थी ये हम नहीं कह सकते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की बात मैं आपको लेता हूं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने आज तक क्यों छोड़ा? रामदेव बाबा जी क्यों उनके पीछे पड़े? तो ये बहुत तरीके की चीजें होती हैं, इन तर्कों को समझना पड़ता है। तो साथियों, आपसे मैं ज़्यादा कुछ न करके आप सकारात्मक रहिए, एक दूसरे से मिलजुल करके रखें। हमारे मन में कोई बैरभाव नहीं है, हम एक साथी हैं, एक प्रदेश के हैं। हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप फलें फूलें, संपन्न रहें, आर्थिक रूप से संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो आगे जो भी मैं पूरा अपडेट लेके आऊँगा कि किन किन मुद्दों पर उठाया, तो शायद शाम तक इसी चैनल के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।